Hello everyone, a very warm welcome to you all. In today's video, we are beginning a new chapter in company law, that is compromises, arrangements and amalgamation. This is an important topic that plays a crucial role in corporate restructuring and legal compliances. In this video, we will introduce the core concept of this chapter. This is just the beginning. Stay tuned as we dive deeper into the detailed provisions and sections in our upcoming videos. So let's get started and build a strong understanding of this topic right from today. Let's start with the basics of this chapter. This chapter is chapter 15 of Companies Act 2013. This chapter will cover from section 230 to section 240. Companies Compromise Arrangement and Amalgamation Rules 2016 will be covered under this chapter. फॉर्म्स कौन कौन से फाइल होते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग? फॉर्म्स CAA दैट इज कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन फॉर्म्स एंड NCLT फॉर्म्स दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर्म्स. NCLT के फॉर्म्स इसलिए इंक्लूड होंगे क्योंकि इन सेक्शंस के लिए हमको NCLT की प्रायर अप्रूवल लगेगी. There are three terms which are included in this chapter या जो कि इस चैप्टर की कोर है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 की जो सेक्शन 2 है. सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन सेक्शन होता है हर एक्ट के अंडर. तो सेक्शन 2 के अंडर इन तीन टर्म्स को, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है. Let's start with the definition. First of all, arrangement. अरेंजमेंट के केस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है, मतलब डिस्प्यूट होने से पहले ही कोई अरेंजमेंट हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको बोलते हैं हम अरेंजमेंट. कोई एक कंपनी है, सपोज सिचुएशन 1, कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है. एक तो जो कॉम्प्रोमाइज है और जो अरेंजमेंट है वो सिर्फ दो पार्टीज के बीच में हो सकता है, दैट इज क्रेडिटर्स या फिर मेंबर्स. तो यही दो सिचुएशंस होती हैं, यानी कि या तो क्रेडिटर्स के साथ या मेंबर्स के साथ. इसके कोई भी थर्ड पार्टी नहीं हो सकती है जिसके साथ कंपनी कॉम्प्रोमाइज करे या अरेंजमेंट करे. सिर्फ इन्हीं दो केसेस के साथ, यानी क्रेडिटर्स और मेंबर्स, यही दो पर्सन है जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट होता है. दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 1. तो अरेंजमेंट के केस में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं फॉर मैक्सिमम 10 ईयर्स. 10 ईयर्स खत्म होने वाले हैं, रिडेम्पशन का टाइम आ रहा है, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है उन डिबेंचर होल्डर्स को देने के लिए. कंपनी चाहती है कि डिबेंचर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ले, 10 ईयर्स खत्म होने से पहले डिबेंचर होल्डर्स की अप्रूवल ले ले और उस टाइम को, यानी 10 ईयर्स को एक्सटेंड कर दे. ये जो एक्सटेंशन ऑफ द टाइम होता है इसको बोलते हैं हम रोल ओवर ऑफ डिबेंचर्स. कभी अभी कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है क्योंकि 10 ईयर्स पूरे नहीं हुए हैं, टाइम पूरा नहीं हुआ है. डिबेंचर होल्डर्स ने क्या करा, मीटिंग कर ली और सपोज डिबेंचर होल्डर्स ने हाँ कर दी, मतलब आपस में कंपनी की और डिबेंचर होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर्स हुए कंपनी के क्रेडिटर्स, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, डिस्प्यूट उनका नहीं हुआ, उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हाँ कर दिया. ये होता है अरेंजमेंट, यानी कि डिस्प्यूट अराइज हो उसके पहले ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केस को सॉल्व कर दिया जाए. नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज के केस में एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट प्री कंडीशन है. कॉम्प्रोमाइज भी या तो क्रेडिटर्स के साथ होगा या फिर मेंबर्स के साथ होगा. तो सपोज अगर डिबेंचर्स को पे करने का, यानी कि रिडेम्पशन का टाइम आ गया, कंपनी के पास पैसे नहीं है पे करने के लिए और डिस्प्यूट खड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया कंपनी और उसके क्रेडिटर्स यानी कि डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, और डिस्प्यूट होने के बाद अगर कोई कंपनी उस सोल्यूशन में निकलती है कि हम 5 ईयर्स तक के लिए एक्सटेंड कर दें या किसी भी टाइम तक के लिए एक्सटेंड कर दें, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइज. तो कॉम्प्रोमाइज के केस में प्री कंडीशन इज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, चाहे मेंबर्स के साथ हो चाहे क्रेडिटर्स के साथ हो. मेंबर्स के साथ सपोज अगर डिबेंचर होल्डर्स की जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते, उनको रिडेम्पशन करने का टाइम आ जाता, तो ये डिस्प्यूट होता मेंबर्स के साथ. तो चाहे कॉम्प्रोमाइज क्रेडिटर्स के साथ हो रहा हो या मेंबर्स के साथ हो रहा हो, एज द केस में भी, उस केस में ऑल दी क्लासेस ऑफ, जो भी क्लासेस होगी, अगर मेंबर्स के साथ हो रहा है यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो ऑल दी क्लासेस ऑफ मेंबर्स का अप्रूवल लेना होता है.
चाहे डिस्प्यूट हो या फिर अरेंजमेंट हो, मतलब उनकी दोनों की ही अप्रूवल लगती है, मेंबर्स हो या क्रेडिटर्स, ऑल द क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स या ऑल द क्लासेस ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है और उन सब का अप्रूवल लेना इज मैंडेटरी। कंपनी चाहे कॉम्प्रोमाइज करे या अरेंजमेंट करे, लीगल प्रोसेस सेम रहता है, एनसीएलटी की अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टर्म इज अमलगमेशन। अमलगमेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 232। इसके लिए भी प्रायर एनसीएलटी की अप्रूवल लगती है। फर्स्ट केस इज ए लिमिटेड है कोई कंपनी और बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का मर्जर हो गया, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया या अमलगमेट कर दिया गया और हमारी एक नई कंपनी फॉर्म हो गई जिसका नाम है सी लिमिटेड। ऐसे केस में जो ए लिमिटेड है और जो बी लिमिटेड है उसको बोलेंगे हम ट्रांसफरर कंपनी या अमलगमेटिंग कंपनीज। ट्रांसफरर कंपनी मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के सारे जो असेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज है, वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी सी लिमिटेड में। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को बोलेंगे हम ट्रांसफरर कंपनी या फिर अमलगमेटिंग कंपनीज। और सी लिमिटेड जो कि नई कंपनी एक फॉर्म हुई है उसको बोला जाएगा ट्रांसफरी कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी। और क्योंकि यहाँ पे दो कंपनीज को मर्ज करके या अमलगमेट करके, मर्जर या अमलगमेशन एक ही बात है, तो दो कंपनीज को मर्ज करके थर्ड कंपनी फॉर्म हो रही है, इसको बोलेंगे हम अमलगमेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। नेक्स्ट केस इज सपोज ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कंबाइन करके यानी कि मर्ज करके एक कंपनी बन रही है ए लिमिटेड, यानी कि जो बी लिमिटेड है उसके सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होके वो चली जाएंगी ए लिमिटेड में और एक जो नई कंपनी जो फॉर्म हो रही है वो हो रही है ए लिमिटेड। यहाँ पर ए लिमिटेड का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा है बल्कि बी लिमिटेड जाके ए लिमिटेड में एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें जाके मर्ज हो रही है। या फिर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का मर्जर हो रहा है और नई कंपनी बन रही है बी लिमिटेड। यहाँ पे बी लिमिटेड की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रही है, जो ए लिमिटेड है वो जाके एब्जॉर्ब हो रही है बी लिमिटेड में। तो ये हुआ हमारा अमलगमेशन बाय एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाके एब्जॉर्ब हो रही है। Thank you so much for watching. This was just the basics of this chapter. In the next video, we will begin with section 230, which is our first section in this topic. Stay connected and don't forget to watch the next video to continue learning.